A very good morning to all the students of class 6. Dear student, today we will study the 10th chapter of social science named as India's contacts with distant land. मतलब दूर देशों के साथ भारत के कैसे संबंध थे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. From the book Our Land, Our World. ठीक है, Our Land, Our World बुक से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे which is 10th chapter of social science. Very first, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड सिग्निफिकेंट टर्म्स पढ़ेंगे. मतलब जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंडोबैक्टीरियन. इंडोबैक्टीरियन किसे कहते थे? सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर के जो उत्तराधिकारी थे, who established themselves as a bacteria, जिन्होंने अपने आप को एज ए बैक्टीरिया स्थापित किया था. नंबर 2 क्या है? इंडो चाइना. तो क्या था? टेरिटरीज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडर्न वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओ. तो जो टेरिटरीज थी इंडो चाइना की, जो कैसे रिप्रेजेंट की? वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओ. ठीक है. पगोडा, पागोडा. पागोडा क्या था? पागोडा को क्या कहते हैं? बुद्धास के टेम्पल को पागोडा कहते हैं. ठीक है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में आएंगे और हम उनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वेरी फर्स्ट, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. जो इंडिया की सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, वहाँ का कल्चर है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा पुराना है. ठीक है. इंडिया हैज हैड कल्चरल रिलेशन विद नंबर ऑफ कंट्रीज. इंडिया के जो रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, वो बहुत सारी अदर कंट्रीज में से भी हैं. तो इंडियन ट्रेडर्स, स्कॉलर्स स्प्रेड इंडियन फिलोसफी, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर इन डिस्टेंट लैंड. मतलब इंडिया के जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, यहाँ के जो मिशनरीज हैं, उन्होंने इंडिया की फिलोसफी, यहाँ के रिलीजन, यहाँ के आर्ट, यहाँ के कल्चर को दूर दूर देशों तक पहुंचाया है. तो इसलिए इंडिया का ट्रेड भी अलग अलग कंट्रीज से होता है. ठीक है. मिलिट्री adventurous to have been a major factor in cultural change between the India and foreign countries. ठीक है. The following factors have been responsible for motivating cultural contacts between India and foreign countries. तो foreign countries और इंडिया के कल्चर के बीच जो रिलेशन था उसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहला रिलेशन क्या था? ट्रेड. ठीक है. अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेड क्या था. ठीक है. ट्रेड मतलब क्या होता है? आपस में किसी चीज के लिए समझौता करना. ठीक है. तो हिस्ट्री टेस्टिफाइज to the fact that India had trade relation with the Western countries as far back as 4500 years ago. So during the period of Indus Valley civilization, India had trade relations with the people of Babylonia and other contemporary civilization. Subsequently, Maurya, Kushana, Guptas, Shakis, Satavahanas, Cholas, Cheras and Pandyas, Palwas and Chalukyas encouraged. ये सारे जो लोग थे, जो सारे इन राजा थे, इन लोगों ने फॉरेन ट्रेड को क्या किया? बढ़ाया. फॉरेन ट्रेड को आगे बढ़ाया. मिलिट्री ने भी अपने कल्चरल एक्सचेंज को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के बीच में डेवलप किया. ठीक है. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, जो 4th सेंचुरी बीसी में था. ठीक है. इंडिया हैड कल्चरल इंटरैक्शन विद ग्रीक सिविलाइजेशन व्हेन द ग्रीक्स इन्वेडेड इन द इंडिया. तो मिलिट्री से भी हमारे आपस के रिलेशन जो थे दूर देशों के साथ स्टेबल हुए. मिशनरीज एक्टिविटी. ठीक है. सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस रिलीजन, जहाँ पे हिंदुज्म बढ़ा, जहाँ पर क्या बढ़ा? जैनिज्म बढ़ा, बुद्धिज्म बढ़ा. तो कल्चरल चेंज ने, जो कल्चरल चेंज थे, उससे भी हमारे देश में काफी डेवलपमेंट हुआ. किसका? फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन का. सो लेट्स अंडरस्टैंड द तमिल रीजन. तो तमिल रीजन में क्या था?
जो तमिल रीजन था लेइंग साउथ ऑफ द कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर इज नोन एज साउथ इंडिया। तो जो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और कावेरी के बीच में लाया करता है उसे हम साउथ इंडिया बोलते हैं। दीज रिवर हैव बीन लाइफ लाइन ऑफ द साउथ। ये जो नदियां हैं तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी, ये साउथ की एक लाइफ लाइन है और प्रोवाइडेड नेचुरल गेटवे फॉर ट्रेड। और क्या है, नेचुरल हार्बर्स। इन नदियों के द्वारा क्या है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं ट्रेड के। यहाँ से क्या होता है, ट्रेड होता है, पानी के थ्रू चीजें इधर उधर पहुंचाई जाती हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से इधर और इधर से फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये सारी क्या है, एक रिसोर्स है दूर देशों के साथ अपने रिलेशन को स्टेबल करने की। नाउ द संगम लिटरेचर। So the Sangam literature is name given to literary composition presented at the successive assemblies in South India many centuries ago. These assemblies were a meeting ground of the poet of minstrel the South. So the Tamil poet described the events and character of the South Indian kingdom of the Chola, Chera and Pandyas. The work on Tamil grammar called Tolkappiyam was work on Tamil grammar. ठीक है, तो जो लिटरेचर था उसने भी सोशली जो था, सोशली इट थ्रोज अ ग्रेट डील ऑफ लाइफ ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल एंड चोला, पांडवास एंड चेरा किंगडम्स। जो सोशल लिटरेचर था उसने भी क्या था, हमारे ट्रेड को या फिर हमारे कल्चर को किससे जोड़ा, फॉरेन कंट्रीज से जोड़ा, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड, तो लैंड से कैसे जोड़ा, सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्टेक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स। सो रोमन कॉइन्स, जो रोमन्स के कॉइन थे वो क्या इंडिकेट करते हैं, ओवरसीज ट्रेड वाज क्वाइट कॉमन। जो समुद्र के द्वारा ट्रेड होता था वो बहुत ही कॉमन था, क्योंकि रोमन कॉइन्स ये इंडिकेट करता है। इंडियन शिप सेल्ड अप टू द चाइना इन द ईस्ट एंड रोमन एम्पायर इन द वेस्ट। There were Roman colony at the mouth of the Kaveri river. जो जो कावेरी नदी है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक रोमन कॉलोनी है, जिससे ये दर्शाता है कि हमारे रोम से कैसे रिलेशन थे, ठीक है। तो ट्रेड विद रोम बिगन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रोमन एम्पायर अगस्टस, but declined after the death of Nero in the 1st century AD, ठीक है। तो इसी तरीके से जो मैरीटाइम कंट्रीज थी उसके साथ जो है तमिल स्टेट काफी जुड़ा हुआ था। द पीपल डेवलप इनटू अ ग्रेट सी फेयरिंग पीपल एंड पायर्ड देयर शिप्स विद द नेबरिंग ओशियंस। तो इसी प्रकार से कई राजा आए, ठीक है, किस किस चीजों का ट्रेड हुआ, फॉरेन गोल्ड का ट्रेड हुआ, बट जो पर्टिकुलरली कहाँ से आता था, रोम से आता था। चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया पाउड इन साउथ इंडिया, सो द रोमन मर्चेंट हैड रेगुलर कॉलोनीज इन द सी पोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो क्या था, जो रोम था वो कनेक्ट था सी पोर्ट से, इंडिया के साउथ पार्ट से, तो डेली वहां से ट्रेड होता था और ट्रेड डेवलपमेंट आसान था, इजी था, इसलिए इंडिया के साथ उनका जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था, ठीक। सो लेट्स अंडरस्टैंड, so now let's understand the context with West Asia and Europe, ठीक है। तो as early as 2500 BC, India had trade relation with Mesopotamia and Egypt. Mesopotamia and Egypt से अर्ली 2500 BC में इंडिया के रिलेशन थे। These relation was revived and Alexander inventions in 326 BC. Many new land and sea routes were discovered and the Indian merchant began to visit the European market, particularly in Greece and Rome. So during the Mauryan period, regular diplomatic relation with Greece was established.
Megasthenes, the Greek ambassador, जो Megasthenes था, Greek ambassador था, stayed in the court of Chandragupta I, Bindusar and Ashoka continued to maintain diplomatic relation with Greece. जो बिंदुसार था, अशोक था, उन्होंने डिप्लोमेटिक कंट्रीज से यानी कि जैसे ग्रीस हो गया, उनसे कंटिन्यूअसली अपने रिलेशन को स्टेब्लिश किया था. दे एम्प्लॉयड ग्रीक इंजीनियर फॉर डिगिंग कैनल्स एंड कंस्ट्रक्शन. वो क्या करते थे, जो ग्रीक होते थे, इंजीनियर्स होते थे ग्रीक, उनको खोदने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए उनको बुलाते थे, उनका यूज करते थे. देयर रिलेशन वर further strength when Indo-Bactrian and Indo-Parthians established their kingdom in the northwestern India. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का, टेक्नोलॉजी का इनसे रिलेशन था. ठीक है. इन द 7th century AD the Arab traders control most of the land and sea routes between India and Europe. 7th century AD में बहुत ज्यादा जो पार्ट था वो क्या था, अरब ट्रेडर्स ने कंट्रोल कर दिया था सी राउट्स के थ्रू इंडिया और यूरोप के साथ, क्योंकि उसके साथ इसके इंडिया के काफी ट्रेड हुआ करते थे. दे लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंडियंस इन द फील्ड ऑफ, उन्होंने इंडियन से साइंस में, मैथमेटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में काफी कुछ सीखा था. द अरब एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम एंड जीरो फ्रॉम द इंडियंस. जो अरब्स थे उन्होंने इंडियन से नंबर्स, डेसिमल सिस्टम एंड जीरो के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया का कैसा, क्या पार्ट था, ठीक है, कैसे उनका ट्रेड होता था. सो एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. ये इंडिया का मैप है एंड ये नेबरिंग कंट्रीज हैं जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं. ठीक है, तो इन्हीं के साथ ट्रेड हुआ करता था. सो साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि जो ये वाला एरिया था ये हम समझेंगे अब. ठीक है, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हम समझेंगे. ट्रेड एंड कॉमर्स वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट कल्चरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उनके साथ कल्चरल रिस्पॉन्सिबल, ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है. Since ancient time, a large number of natural ports on the west and east coast of India, Sopara, Kambe, Broj, Tamralipiti, and Arikameda were the center of flourishing trade. Most rural tried to have a control of on these ports. बहुत सारे लोगों ने इन ports पे अपना कंट्रोल शुरू करने की कोशिश की थी. ठीक है. Now let's understand the Sri Lanka. श्रीलंका को समझते हैं. तो the Sri Lankans called Sinhalese belong to same stock of the people as those of South India. किसकी तरह होते थे? सेम जो साउथ इंडिया के लोग होते थे उनकी तरह होते थे. Due to their close proximity with the South Indian. So during the Mauryan period, Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka. ठीक है, वहां पर उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका अपने बेटे और बेटी को भेजा था. लेट्स अंडरस्टैंड द म्यांमार. ठीक है, जो जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे, बर्मा के नाम से जानते थे. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं. सो यहाँ पर हम लोग बस जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ म्यांमार के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, जिसे पहले बर्मा के नाम से जानते थे एंड ऑल्सो सुवर्णा भूमि के नाम से भी हम इसे ओल्ड पीरियड में जानते थे. ठीक है. द फर्स्ट सेटलर इन द लैंड were from the Andhra Pradesh. They were followers of Hinayan sect of the Buddhism. जो बुद्धिज्म का हिनायान सेक्ट था उनको ये लोग फॉलो करते थे. और the Buddhist Ananda Temple is a masterpiece of Burmese architecture. जो बुद्धा का आनंदा टेम्पल था वो यहाँ का बहुत ही फेमस और एक मास्टरपीस है. ठीक है. Later Hinduism also spread in the part of many countries here. Let's understand Java. Java is one of the most
main island of Indonesia. It was known as the Java the Vipa in the oldest time. The first Hindu kingdom in Java was established in 132 AD by Dev Varan. Fahian found Hindu religion flourishing there. तो जो फाहियान है उन्होंने बताया था कि इस जगह पे यानी कि जावा में हिंदू कल्चर बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा फ्लरिश था। वो हिंदूज की तरह शिव जी की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे। वो हमारे ग्रेट एपिक रामायण को मानते थे, महाभारत को मानते थे। ठीक है। Now let's understand the Sumatra. It was also Hindu kingdom. ये भी एक हिंदू किंगडम था by Sri Vijaya in the 4th century. It was known as the Swarna the Vipa. ठीक है। Now let's understand the Cambodia. Cambodia क्या था समझते हैं। This is the picture of Angkor Wat. So Cambodia was known as the Cambodge in the एंशियंट टाइम। पुराने टाइम में उसे कंबोज के नाम से जाना जाता था कंबोडिया को। और जो इंडियन प्रिंस जिसका नाम कुंदिन्या है उन्होंने वहां की प्रिंसेस से शादी की और वहां का लैंड लिया। ठीक है। तो विष्णु टेम्पल जो यहाँ पे भी हिंदू के कल्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था। जो हमारे भगवान है विष्णु, उनका टेम्पल अंगकोर फोर्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने शेप के लिए प्रसिद्ध है। रामायण एंड द महाभारत हैव बीन डिपिक्ट्स ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जो रामायण और महाभारत है वो इस अंगकोर फोर्ट बिल्डिंग के दीवारों पर उसकी व्याख्या है। Now let's understand the Bali and Borneo. Bali is a small island laying in the east of Java Island. ठीक है। It was Hindu colony. मतलब ये जो बाली है ये हिंदू कॉलोनी है। ठीक है। Ancient time से even today several Hindu temples and Buddhist temples are also in the Bali. और ये भी हमारी तरह रामायण और महाभारत को मानते हैं। Now let's understand the Vietnam. Vietnam क्या था? Vietnam is also known as चंपा in the oldest time. ठीक है। तो वियतनाम में भी हिंदू कल्चर काफी फेमस था। A Hindu kingdom was established there by the Hindu king Sri Mara in 137 AD. यहाँ पर it was a center of Sanskrit learning. वियतनाम में जो वियतनाम है वहां पर संस्कृत लर्निंग का सेंटर माना जाता है। Now let's understand the Siam, Thailand. तो थाईलैंड, अब थाईलैंड बोलते हैं, पहले इसे क्या कहा जाता था? श्याम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो 2nd century AD में द हिंदू कल्चर स्प्रेड इन श्याम। यहाँ पर थाईलैंड में हिंदू कल्चर का विस्तार हुआ। दावरावती was the largest Hindu settlement in Siam. ठीक है। तो let's understand the effect of Indian colonization. ठीक है। तो इफेक्ट्स क्या थे इंडियन कोलोनाइजेशन की, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट ये था कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी एम्पायर को फॉरेन कंट्रीज में किसी लड़ाई के से या किसी भी चीज से स्टेबल नहीं किया। एक रिलीजन एंड स्पिरिचुअल जो चीजें थी उसके द्वारा ही अपना विस्तार कराया। The Indian people never tried to exploit these land economy politically or religiously. These countries integrated Indian feature with the native religion characteristic, thus given rise to distinct identity. So, dear student, this is all about chapter 10. And in this chapter we have learned about Indian culture, कैसे कैसे इंडियन कल्चर का विस्तार हुआ, किस किस कंट्री में हमारे कैसे रिलेशन थे, डिस्टिंक्ट कंट्रीज के साथ हमारे कैसे रिलेशन थे। हमने यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट लैंड्स थे उनके साथ हमारे कैसे इंडिया के रिलेशन डेवलप हुए उसके बारे में पढ़ा। सो वी विल स्टडी 11th chapter in our next class. Thank you.